हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स क्लब। फ्रेंड्स, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने बताया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर। जबकि वहाँ पर हमने डिटेल में बताया था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट के पास वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं अभी तक अटेंड किया है तो प्लीज़ आप लोग उस लेक्चर को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो आज इसको डिस्कस करते हैं। जो अलग अलग क्वेश्चंस हमारे इलेक्ट्रिक करंट से पूछे गए हैं अलग अलग बोर्ड्स में, जैसे कि CBSE है, ICSE है, AMU बोर्ड रहा हमारा और UP बोर्ड रहा, उसमें भी हमारे सामने क्वेश्चंस आए हैं और 1 और 2 मार्क्स में जनरली क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या मेंशन किया गया है कि भाई आपके सामने एक लैंप है, उस लैंप में कितना करंट फ्लो हो रहा है आपके सामने 300 मिली एम्पियर। तो साफ साफ इस सवाल में आपको दिया है कि भाई करंट कितना है 300 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर आप जानते ही हैं कि भाई 1 मिली एम्पियर में कितना करंट होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। सो 300 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एम्पियर। ओके, टाइम कितना मेंशन है हमारे सामने, टाइम इज 1 मिनट। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल्स टू सिंपल 60 सेकेंड्स। ओके, चलिए पूछा क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल पास। तो यार कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे वो तो बात की बात है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बताया था। जवाब है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर से हमें पता है, वो होता है I = Q/T। तो अगर I = Q/T है तो सिंपल आपके सामने एक चीज़ और होती है भाई, याद करिए चैप्टर नंबर 1 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला था वो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला सिंपली होता है Q = N × E। सो Q = N × E अगर हमारे सामने है तो Q = N × E पुट कर दिया, जिसमें N क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E क्या होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। T इज़ द टाइम। सिंपल, अब आप लोग जो है N निकालना है तो आप यहाँ पर T को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए टाइम के साथ, यहाँ पर करंट आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई की वजह से। तो N आपको निकालना है तो N = I × T/E। सिंपल, तो आपके सामने I की वैल्यू ये रही, पुट कर दी। T इज 60 सेकेंड, पुट किया हम लोगों ने। E इज व्हाट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। ओके, अब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर 11.25 × 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड मैनर में कर रखे हैं क्योंकि भाई मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं और टाइम लिमिट कम ही हमारे पास, लिमिटेड टाइम है। ओके, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन CBSE में आया था एक बार और ये 2 मार्क्स क्वेश्चन था उस टाइम पे। अब तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतौर ही आएगा। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है आपके सामने, आपसे पूछा गया है कि भाई आपके सामने यहाँ पर मेंशन है कि एक यहाँ पर ग्राफ है और वो ग्राफ किस किस के बीच में ड्रॉ किया गया है, करंट वर्सेस टाइम। यहाँ पर करंट एम्पियर में मेंशन है और टाइम सेकंड्स में है। चलिए साहब, पूछा क्या है आपसे यहाँ पर पूछा है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज विल पास। तो इन शॉर्ट आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि जनाब ये बताइए चार्ज कितना पास होगा। तो यार चार्ज, करंट, टाइम में आप जानते हैं रिलेशन क्या होता है, I = Q/T। और अगर हम जानते हैं जनाब कि I = Q/T है उस्ताद, तो यहाँ से ये बताइए चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज = करंट × टाइम। अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हमारे पास है तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर हम करंट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चार्ज आता है। तो इन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ये चीज़ देखी जाए तो याद रखिएगा करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल लें, याद रखिएगा करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर से करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो चार्ज की वैल्यू प्रोवाइड करता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है कि अगर हमें करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ का एरिया कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकाल लें तो हमको इलेक्ट्रिक चार्ज सिंपली मालूम पड़ जाएगा। तो जनाब एरिया कैसे निकालें, तो अगर आप ध्यान से देखें तो पता ही चलेगा इस ग्राफ के अंदर 2 जो है फिगर्स
मौजूद हैं। जैसे पहली है यहाँ पर ट्राइंगल और दूसरी यहाँ पर है एक रेक्टेंगल। तो पहले ट्राइंगल का एरिया निकालें, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालें, दोनों एरियाज़ को ऐड अप कर देंगे और हमारे सामने टोटल चार्ज आ जाएगा। यही मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन में भी किया है। जैसे अगर हम ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ भाई बेस की वैल्यू कितना है यहाँ पर, बेस की वैल्यू यहाँ पर है 5 और यहाँ पर हाइट कितनी है ट्राइंगल की, वो भी है 5। सो हाफ 5 इंटू 5। ओके, दूसरी यहाँ पर शेप कौन सी है, दूसरी यहाँ पर शेप है आपके सामने सिंपल रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया होता है L मल्टीप्लाई B। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो लेंथ कितनी है इसमें लेंथ है यहाँ पर आपके सामने, ये देखिए लेंथ भाई 5 से चालू हो रही है और 15 पर ख़त्म हो रही है। तो कितनी लेंथ रही होगी, सिंपल, पहले किसी के पास 5 रुपये थे, अब 15 रुपये हैं, तो कितना रहा होगा, इंक्रीमेंट कितने का आया, 10 का। तो सिंपल ये लेंथ कितनी है, 5 से स्टार्ट होकर 15 पर एंड हो गई, तो लेंथ कितनी है 10। सिंपल लेंथ है 10 और ये विड्थ कितनी है, ये विड्थ है आपके सामने 5। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, L इंटू बी। लेंथ इज योर सिंपली 5। ओके, लेंथ मान लीजिए, चलिए लेंथ 5 है और विड्थ कितनी होगी है 15 माइनस 5 विच इज 10। सो विड्थ इज 15 माइनस 5, लेंथ इज 5। आप इसको पूरे को सॉल्व करिए, इसका तो 25/2 आंसर है और इसका आंसर है 50, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 10 इज 50। तो अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 125/2 विच इज़ योर 62.5 कूलाम। चलिए साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है सीबीएसई में, और यूपी बोर्ड में भी ये जो है आपका 1 मार्क ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। हाँ, एएमयू की बात करें तो ये 2 मार्क्स में आ जाता है, और अगर मैं बात करें आईसीएसई तो वो भी उसमें 2 मार्क्स में ही आता है। चलिए, अगर बात करें तीसरे वाले सवाल में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये बहुत बार आया हुआ भी है, ऑब्जेक्टिव ही था ये, और कॉम्पिटिशन वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल में ये कहा गया है कि भाई चार्ज की इक्वेशन दी है, कितनी है चार्ज की इक्वेशन, चार्ज की इक्वेशन है 3t² माइनस 4t प्लस 16। तो इस सवाल में चार्ज की इक्वेशन प्रोवाइड की गई है और आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी t = 2 सेकेंड्स पर। भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। अगर मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर से बात दोहराऊं तो मैं आपसे ये कहूँगा, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि अगर मुझे चार्ज गिवन है और अगर मुझसे किसी भी टाइम पर करंट पूछा है तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ज की इक्वेशन को सबसे पहले टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करिए। फिर से सुनिए मेरी बात को, चार्ज की इक्वेशन को सबसे पहले टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करिए। जब आप चार्ज की इक्वेशन को टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, सर ये d/d क्या है, d/d डिफरेंशिएशन का सिंबल है, ठीक है। ओके, सो डिफरेंशिएशन का सिंबल d/d होता है, q इज़ द चार्ज, t इज़ द टाइम। चार्ज की इक्वेशन को टाइम के हिसाब से अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चलिए बात मानिए आपकी। तो चार्ज की इक्वेशन क्या है, 3t² माइनस 4t प्लस 16। यहाँ पे मैं चार्ज की इक्वेशन जो है वो पुट कर दूंगा यहाँ पर 3t² माइनस 4t प्लस 16। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। अब ये d/dt डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये d/dt इस टर्म के पास भी जाएगा, d/dt इस वाले टर्म के पास भी जाएगा और d/dt इस वाले टर्म के पास भी सिंपली चला जाएगा। ओके, सो d/dt ये तीनों टर्म के पास पहुंच चुका है, d/dt इसके पास और इसके पास। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं या फिर अक्सर कर भूल जाते हैं, तो वो क्या काम करें, अपनी कॉपी के ऊपर इन रूल्स को लिख लें। एक बहुत ज़रूरी बात में जो मैं हर लेक्चर में दोहराता हूँ, भाई प्लीज़ इन लेक्चर को अटेंड करते टाइम आप इसको किसी भी वेब सीरीज़ की तरह नहीं देखेंगे। पहली चीज़, आप तरीके से एक फेयर कॉपी बनाएं और उन फेयर कॉपी में आप लोग लेक्चर बाय लेक्चर आप वीडियोस अटेंड करें और उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है सारा का सारा कंटेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा मैं, इसमें से सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसे एज सच अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं साइड हट जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, और आप तरीके से इसको नोट डाउन कीजिएगा, पिछले वाले लेक्चर को, फिर इससे लेक्चर को, फिर इससे अगले वाले लेक्चर को, एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है। चलिए तो हम टॉपिक पर आते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो 5 मिनट उसको देख लें, फिर अपने सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा d/dx ऑफ कॉन्स्टेंट।
तो इसका आंसर आता है भाई 0। अपनी कॉपी पे खाली स्पेस पर वीडियो पॉज करके पहले इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए कि d/dx ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0। अब ये होता क्या है ज़रा उसे सुनिए कि अगर मैं आपसे कहूँ भाई d/dx ऑफ 4, सर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0। सर कांस्टेंट क्या होता है? इसकी मैंने ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए, सिंपल सी, ज़रा समझिएगा। ये डिफरेंशिएशन किसके हिसाब से हो रहा है? ये डिफरेंशिएशन नीचे जो टर्म लिखा है उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो मतलब ये डिफरेंशिएशन किसके हिसाब से हो रहा है? x के हिसाब से। ठीक है साहब, मान ली। अच्छा, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? 4 का डिफरेंशिएशन हो रहा है। जो क्वांटिटी ऊपर होती है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है और जो क्वांटिटी नीचे होती है उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन हो रहा होता है। तो ये डिफरेंशिएशन x के हिसाब से हो रहा है और किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? 4 का। चलिए अब ज़रा समझना, जिसके हिसाब से डिफरेंशिएशन होता है अगर उसके हिसाब से शक्ल मैच नहीं करी तो आंसर 0 आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये डिफरेंशिएशन x के हिसाब से हो रहा है, ठीक है, और किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? 4 का। चलिए साहब, अगर इस 4 की शक्ल x से मैच नहीं कर रही, आप देख सकते हैं साहब साहब x की शक्ल, x का फेस 4 जैसा नहीं है, 4 की शेप x की शेप जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोनों अगर शक्लें मैच नहीं कर रही, फेसेस मैच नहीं कर रहे, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? सिंपल 0। बस ये ट्रिक है अपने पास। जैसे d/dt ऑफ 7, कितना आंसर आएगा? क्या शक्ल मैच कर रही है? ना, बिल्कुल ना। भाई डिफरेंशिएशन t के हिसाब से हो रहा है और किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? 7 का। बिल्कुल शक्ल मैच नहीं कर रही तो आंसर आएगा 0। अगर शक्ल मैच नहीं करेगी तुरंत आंसर क्या लिख देंगे आप? 0। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी के ऊपर। ये रूल है डिफरेंशिएशन का, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं आता होगा तो भैया सीधा सीधा आप इस सवाल को पेपर में छोड़ के आ जाओगे और ये पेपर में सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है। चलिए अब इसके बाद हम बताते हैं आप लोग को डिफरेंशिएशन का अगला रूल और अपने फिर सवाल पर बढ़ेंगे। जैसे भाई अब आपसे कहा है कि भाई d/dx x की पावर n, इसका आंसर होता है nxn-1। सर क्या कह रहे हुए, क्या चीज़ लिखी हुई है? पहले तो आप इसको चुपचाप से अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो पॉज करके आप इस चीज़ को अपनी कॉपी के ऊपर पहले तो नोट करिए। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा इसे। अब समझते हैं इसके बाद यहाँ पर ये रूल क्या है। इस रूल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ही बेहतर रहेगा। d/dx x की पावर 3, d/dx ऑफ x की पावर 3। अब अगर ऐसा है तो भाई एक चीज़ चेक करिए, क्या शक्ल मैच कर रही है? जवाब है हाँ। सर ये भी x है और ये भी क्या है? x। शक्ल मैच कर रही है। और अगर शक्ल मैच कर रही है तो फॉर्मूला ये कहता है कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि 3 - 1 इज 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। फिर से चेक करिए, अगर शक्ल मैच कर जाएगी तो फॉर्मूला ये कहता है कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो सिंपल 3x²। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन चेक कर लें। d/dt ऑफ t की पावर 4, इसका आंसर क्या आएगा? क्या शक्ल मैच कर रही है? जवाब है हाँ, ये भी t है और ये भी क्या है? t। शक्ल मैच कर रही है। और अगर ऐसा है तो फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी, 4 आगे आ गया और एक पावर कम हो जाएगी। तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो वो क्या बचेगा? 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है भाई। अब एक और बात है जो मुझे बतानी है आप लोगों को, और उसके बाद इस टॉपिक को एंड करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। d/dt 6t³। सर अब क्या है? अब ऐसा है कि डिफरेंशिएशन तो t के हिसाब से हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो किसका रहा है? 6t³ का। चलिए ये भी मान लिया 6t³ का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसे टर्म है, एक की तो शक्ल मैच नहीं कर रही, जैसे 6 है उसकी तो शक्ल मैच नहीं कर रही, और दूसरा टर्म क्या है? t, उसकी शक्ल मैच कर रही है। चलिए साहब, तो अब अगर ऐसा है तो क्या करना है? जिसकी शक्ल मैच नहीं कर रही उसको तो पहले ब्रैकेट से बाहर फेंक दो, उस पर डिफरेंशिएशन काम नहीं करेगा। अगर ये इकलौता होता तो 0 हो जाता, जैसे अभी मैंने पहले एग्जांपल लिया भी था। अगर इकलौता होता तो बिल्कुल 0, नो इशू। लेकिन यार यहाँ पर एक ऐसा बंदा भी बैठा हुआ है जिसकी शक्ल मैच कर रही है, तब क्या है? तब थोड़ा सा आपको एक रिलैक्सेशन क्या मिल जाएगा? जिसकी शक्ल मैच नहीं कर रही उसको बिल्कुल बाहर फेंक दोगे, तुम्हारा कोई काम नहीं है, आप बिल्कुल बाहर चले जाइए। 6 बाहर आ गया तो d/dt किस पर वर्क करेगा? t की पावर 3 पर। अब ये तो आप जानते हैं भाई, शक्ल मैच कर रही है तो क्या लिखते हैं? आप जानते हैं सभी, इसका आंसर क्या आएगा? 6, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो 6 3 = 18t²। इस क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी पे ऊपर नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए
तो अगर ऐसा है, अगर आप इसको समझ चुके हैं तो अपने सवाल पर बढ़ते हैं, विदिन 2 मिनट्स को एंड करें और अपना लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है भाई, तो ये d/dt इसके पास गया, d/dt इसके पास गया और d/dt इसके पास गया। चलिए, क्या यहाँ पर 3 की शक्ल t से मैच कर रही है? नो। क्या यहाँ पर 4 की शक्ल t से मैच कर रही है? नो। अच्छा, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? 0। तो जिसकी शक्ल मैच नहीं कर रही वो दोनों तो बाहर आ गए। ठीक है, यहाँ से 3 बाहर आया और यहाँ से क्या आया? 4 बाहर आ गया। ठीक है, अब d/dt किस पर ऑपरेट होगा? t² पर, और d/dt यहाँ पर किस पर ऑपरेट होगा? t पर। ठीक है, ये देखिए मैंने साफ साफ मेंशन भी किया है यार, शक्ल मैच कर रही है t की इससे। अच्छा, dt/dt सिंपल, dt/dt इज 1। अब यहाँ पे शक्ल मैच कर रही है तो 2 आगे आएगा, 2 आगे आ गया और एक पावर कम हो जाएगी। तो 2 आगे आया तो ये 2 आगे आ चुका है और एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 2 - 1 1। ओके, 3 पहले से ही था, ये इसका आंसर 2t हो गया, माइनस माइनस इसका आंसर 4 हुआ, क्योंकि ये dt/dt क्या होता है? 1, और ये वाला टर्म कितना है? 0। तो हमारे सामने रिजल्ट आया 3 × 2 6, 6t - 4। आपसे किस टाइम पर करंट पूछा है भाई? t = 2 सेकेंड्स पर। तो t = 2 सेकेंड यहाँ पुट करिए, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर t की वैल्यू 2 पुट करी, 6 × 2 = 12, 12 - 4 इज 8 एम्पियर। तो आज सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन करिए। मैं साइड हट जाता हूँ। ओके, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज अपने लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं।